student. Today I am starting history in social science class 9th. The first chapter of the history of class 9th is French Revolution. The chapter name is French Revolution. Actually, in the class 9th, we will study the European history. First chapter, French Revolution. Second, Russian Revolution. Third chapter, Nazism and rise of Hitler. All the three chapters belong to the Europe continent. These are the nations of Europe. In the previous years, class 6, 7th, 8th, you have studied about the Indian history. In the class 6, ancient history, class 7th, medieval history, and class 8th, Indian modern history. Now, the scenario change. In this class, we will study the European history. Europe is a continent, and European history means the history belong to the European nation. French Revolution, it means France की क्रांति. French Revolution क्लास 9th में पढ़ाया जाता है. उसके पीछे जो मोटिव है वो ये, the student should know from where the idea of liberty and freedom come. फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया को, लोगों को नए आइडियाज मिले. लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड the power of government should share in the different institutions like legislature, executive and judiciary. The power of the government should not vest in the one hand like in the medieval and ancient times. The monarchy means Rajshahi. Monarchy पहले टीवी सीरियल्स में अगर आपने देखे हैं रामायण और महाभारत, और जो पुरानी स्टोरीज आप पढ़ते हैं उसमें जो स्टोरीज हैं वो राजाओं की स्टोरीज हैं. इट मीन्स उस टाइम राजा हुआ करते थे. राजा का मतलब क्या हुआ कि राजा जो होता था सर्वोपरि होता था. वही जुडिशरी, वही एग्जीक्यूटिव एंड वही लेजिस्लेचर. वो जो कह दे वो सही, उसका डिसीजन ही सर्वोपरि, भले ही वो जनता के हित में हो या ना हो. जो राजा होता था उसके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था. और उस टाइम जनता के पास, देश की जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, कोई राइट्स नहीं होते थे. आपने सुना होगा टीवी डिबेट्स में, न्यूज़पेपर में लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की. वो कहाँ से आए? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने के बाद दुनिया को नए आइडियाज़ मिले, और दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि पहली बार यूरोप के देश में, या यूँ कहिए कि वर्ल्ड में, राजा के शासन को चैलेंज किया गया था. यही क्रांति, देखिए क्रांति या रिवॉल्यूशन
क्रांति या रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? सिस्टम में बदलाव। सिस्टम, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज। मैंने कहा कि जो मोनार्क होते थे, जो किंग होते थे, वही, उन्हीं के पास पावर होती थी और वो देश को जैसे चाहे चलाते थे। ठीक है, इसमें हेरिडिटरी किंग होते थे, यानी कि वंशानुगत राजा, वंश डायनेस्टी, रूलर डायनेस्टी, जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा मुगल डायनेस्टी, उसमें क्या था? बाबर, फिर उसका बेटा अकबर, यानी कि फिर उसका बेटा हुमायूं। ये इस तरीके से राजा का बेटा ही राजा बनता था और किसी को ये अधिकार नहीं था, यानी कि डायनेस्टिक रूलर था। ऐसे ही फ्रांस में, वहाँ भी राजा का शासन था। और फ्रांस में, या यूँ कहिए कि यूरोप के किसी देश में ऐसा पहली बार हुआ था कि सरकार के खिलाफ, शासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ आंदोलन हुआ हो और सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया हो। इसलिए इसको क्रांति कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब सिस्टम में अचानक से या स्लोली बहुत बड़ा चेंज आ जाए। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे लगभग 7,000 लोग, 7,000 पीपल सड़कों पे आ गए और उन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनमें तोड़-फोड़ की। ऐसा र्यूमर था कि राजा जो है कभी भी सेना को फायर करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। किंग ने कमान संभाल ली थी, आर्मी को पेरिस में भेज दिया गया था, शहर में लगा दिया गया था। ऐसे हालात थे। तब ये 14 जुलाई 1789 को इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर, तो उसमें 14 जुलाई 1789। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी एक दिन में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, नहीं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या थे, उसके बाद सिस्टम में कैसे कैसे बदलाव आए। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना पहली बार 1791 को। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, इट मीन्स किंगशिप भी थी, राजा का शासन भी था और राजा की पावर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। इसमें लोगों का क्या रोल था? सोसाइटी, देखिए जब कभी भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं तो मेनली उसमें 3 बड़े कारण होते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीज़न, दूसरे सोसाइटी सोशल रीज़न एंड इकोनॉमिक रीज़न। ये तो उसके कारण क्या रहे। उसके बाद 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हुए जिसमें जैकोबिन्स क्लब का मेन रोल प्ले किया, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जनरल्स बने और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट। लेंदी चैप्टर है और
व्हाट वाज द रोल ऑफ वीमेन एंड स्लेव ट्रेड भी आएगा इसमें। ये बातें इस चैप्टर में हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस में लगभग 7,000 रात में 2 बजे लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए। ठीक है, ये वहाँ के हिसाब से, क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे देश हैं, 7,000 की जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने ये कोशिश की एक पीपल मिलिटिया बनाई जाए। और कुछ लोगों का ग्रुप शहर के ईस्टर्न पार्ट में गया। वहाँ पे एक था बैस्टील। ये फोर्ट था और लार्जेस्ट जेल ऑफ फ्रांस। लार्जेस्ट जेल था फ्रांस का ये बैस्टील। यहाँ पर लोग घुस गए, वहाँ के कमांडर को मार डाला, और वहाँ पर जो प्रिजनर थे, जो कैदी थे, बंदी थे, उनको रिलीज कर दिया, रिहा कर दिया, निकाल दिया वहाँ से। तो ये जो बैस्टील था, इससे जो फ्रांस के लोग थे वो घृणा करते थे, हेट करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो बैस्टील था, ये जो किंग था उसकी डेस्पोटिक पावर को शो करता था। डेस्पोटिक पावर मीन्स निरंकुश शक्तियाँ, निरंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, वो हुआ डेस्पोटिक पावर। तो ये बैस्टील में वहाँ के कमांडर को मार डाला, जो जेल का कमांडर था, और जो बंदी थे वहाँ पर, जो प्रिजनर थे, उनको रिलीज कर दिया। इतनी सारी घटनाएं हुई, और ज़्यादातर जो लोग थे वो जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? लोग सड़कों पर क्यों आ गए थे? क्यों? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। मेन रीजन क्या था? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। क्योंकि ब्रेड की कीमत बढ़ गई थी। ये ब्रेड कौन सी? जो हम लोग ब्रिटानिया की ब्रेड खाते हैं या दूसरी कंपनीज की ब्रेड खाते हैं, ये वो वाली ब्रेड है। और ब्रेड जो है वो वहाँ की स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट मतलब मुख्य भोजन, जो लोग खाते थे वो लोग, जैसे हम लोग, हमारी जो स्टेपल डाइट होती है उसमें रोटी और चावल होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ब्रेड थी। यूरोपियन कंट्री का अपना तरीका है। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। अब देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, फ्रांस की सोसाइटी कैसे। मैंने कहा ना कि जब भी कोई रिवोल्यूशन होता है, जिस देश में कोई रिवोल्यूशन होता है, तो उसके 3 रीजन होते हैं। पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, इकोनॉमिक रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या था? मोनार्क था, निरंकुश शासक था, राजा का शासन था, जिससे लोग खुश नहीं थे, जो शासन ठीक से चला नहीं पा रहा था। और जब राजा का शासन होता है तो जनता के पास कोई अधिकार नहीं होते, कोई राइट्स नहीं होते। जनता राजा के फैसलों को, किंग के फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकती। सोसाइटी कैसी थी? सोशल स्टेटस कैसा था? सामाजिक संरचना और इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कैसी थी? किसी भी देश का रिवोल्यूशन आप पढ़ेंगे, आगे रशियन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें मेन होती हैं कि उस देश में कैसे हालात रहे, परिस्थितियाँ क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, और सोशल रीजन क्या थे, सोसाइटी कैसी थी, और आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये मेन रीजन होते हैं, मेन कारण होते हैं किसी भी देश में
क्रांति के कारण, रिवॉल्यूशन होने के कारण ये 3 होते हैं। अब देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, सामाजिक संरचना कैसी थी, समाज कैसा था, तो इसकी शुरुआत होती है कि इन 1774 लुईस 16 1774 में लुईस 16 ascended the king of France। लुईस 16 बोरबोन डायनेस्टी, लुईस 16 और डायनेस्टी क्या थी, बोरबोन डायनेस्टी। डायनेस्टी माने वंश। बोरबोन डायनेस्टी का, बोरबोन वंश का एक शासक था जिसका नाम था लुईस 16। लुईस 16, इसे हिंदी में लुईस और कहते हैं, ये इस वंश का ये नंबर है 16। ये बोरबोन डायनेस्टी का 16वां शासक था, 16th शासक रूलर था, इसलिए इसको लुईस 16 कहते हैं। इससे पहले 14, 15 वो भी रूलर हो गए, ठीक है। तो 1774 में जो लुईस 16 था वो फ्रांस का राजा बना, और जब वो राजा बना लुईस 16, तो ही वॉज ओनली 20 years old। मात्र 20 साल की उम्र में, यानी कि बहुत कम उम्र में ये राजा बन गया। इट मीन्स उसको राजकाज चलाने का, शासन चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का कोई समझ नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और इसकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से हुई थी। ऑस्ट्रिया, यह ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया ये जर्मनी और फ्रांस, इनके करीबी पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रिया पोलैंड का, पोलैंड जर्मनी फ्रांस का ये पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रिया यूरोप का छोटा सा देश है। इसकी प्रिंसेस से हुई, ठीक है। मात्र 20 years की एज में लुईस 16 राजा बन गया, बहुत कम उम्र में, यानी कि उसको कोई शासन चलाने का समझ नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और एज कम थी, इसलिए वो ठीक से संभाल भी नहीं पाया। लेकिन इसके साथ दूसरी कंडीशंस क्या हुई कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसको एम्प्टी ट्रीजरी मिली। यानी कि सरकार का जो खजाना था वो खाली था, एम्प्टी ट्रीजरी मिली, ठीक है। खाली खजाना मिला। तो जब लुईस 16 गद्दी पर बैठा तो उसको खाली खजाना मिला। क्यों? क्योंकि 15 years लॉन्ग वार हुई थी फ्रांस और ब्रिटेन की। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि इनके बीच दुश्मनी थी क्योंकि कॉलोनी की वजह से इनके बीच लड़ाई थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बनाना चाहते थे। और क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में फ्रेंच आ गए थे, और फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यहाँ पर भी युद्ध हुआ था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में जाकर कॉलोनी बनाना चाहते थे, उपनिवेश बनाना चाहते थे।
वहाँ से ज़्यादा धन संपदा इकट्ठा करना चाहते थे। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन में हमेशा एक शत्रुता रही। 1774 में जो अमेरिका की जो 13 स्टेट्स थे, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थे, उनमें जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी अमेरिकन्स की हेल्प के लिए, क्योंकि फ्रांस चाहता था कि ब्रिटेन की वो कॉलोनी ख़त्म हो जाए। यानी कि जो अमेरिका के जो 13 स्टेट्स हैं, जो बाद में यूएसए बने, ये यूएसए भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक टाइम ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था। तो एक तो 15 ईयर्स तक लंबा युद्ध चला था। दूसरे 1774 में फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी अमेरिका की कॉलोनी को, स्टेट्स को आज़ाद कराने के लिए। तो लगातार युद्ध चलते रहने की वजह से फ्रांस की सरकार को कर्ज लेना पड़ा था, ठीक है। तो वो कर्ज में डूबते जा रहे थे, खजाना खाली था। तो ऐसे हालात में राजा के लिए सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था। अब देखिए फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी? फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी थी, 3 स्टेट्स में बटी थी। फर्स्ट स्टेट्स, ये स्टेट है, ठीक है, ये राज्य वाला स्टेट नहीं है। फर्स्ट स्टेट में क्लैरिजी आते थे। सेकंड स्टेट्स में नोबिलिटी आते थे। और थर्ड स्टेट्स में कौन आते थे? कॉमन पीपल, आम जनता, जिसमें फार्मर्स थे, लेबरर थे, पीजेंट, छोटे किसान, वर्कशॉप में काम करने वाले वर्कर, आर्टिसंस, थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर थे, ठीक है। तो क्लैरिजी कौन थे? अब इस बात को समझिएगा। फर्स्ट स्टेट्स में क्लैरिजी आते थे, जिसमें चर्च के जो लोग थे, जो फादर सिस्टर होते थे, जो हायर पोस्ट के लोग होते थे, चर्च से बिलोंग करते थे, वो क्लैरिजी कहलाते थे, फर्स्ट स्टेट में आते थे। नोबिलिटी में यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, इस बात को समझिएगा। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है सामंतवादी व्यवस्था, यानी कि जमीन की मालिक कुछ लोग हुआ करते थे। जैसे इंडिया में जमींदारी व्यवस्था थी, सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था, उसी को फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। यानी कि 50-60 गाँव की ज़मीन का मालिक एक आदमी हो, और जो सामंत कहलाते थे, नोबल कहलाते थे, और जो पीजेंट होते थे, किसान होते थे, वो उनकी खेतों में काम किया करते थे। किसान ज़मीन के मालिक नहीं हुआ करते थे, वो उनके खेतों में खेती करने के बदले उनको ज़मीन का रेंट दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे। तो ये लोग कहलाते थे नोबल, नोबिलिटी। और जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, उसमें कॉमन पीपल आते थे। थर्ड स्टेट्स में कॉमन पीपल आते थे, जिसमें पीजेंट थे, वर्कर थे, आर्टिसन थे, ट्रेडर थे, प्रोफेशनल थे। प्रोफेशनल में लायर्स थे, और कोर्ट ऑफिशियल, यानी कि कोर्ट में जो अलग अलग पदों पर काम करने वाले व्यक्ति थे, कर्मचारी थे। लैंडलेस लेबरर थे, बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिसर थे, वकील थे। ये सारे थर्ड स्टेट्स में आते थे। अब
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इस बात को समझिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग थे, यानी कि जो रिच लोग थे, जो नोबल लोग थे, जो सिस्टर और फादर थे चर्च के, दे एक्सेप्टेड टू टैक्सेस, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग फ्रांस की पॉपुलेशन के टोटल 10% थे, 10% थे। और जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो 90% पॉपुलेशन थी फ्रांस की। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उनको कोई टैक्स पे नहीं करना था। जो रिच लोग थे वो सरकार को कोई टैक्स नहीं देते थे, और ये जो कॉमन लोग थे इन्हें सरकार को टैक्स देना पड़ता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जो क्लैरिटी थे और जो नोबेलिटी थे उनको प्रिविलेज हासिल था। प्रिविलेज का मतलब यूँ समझिए कि खास रियायतें या खास सुविधाएं जो जन्म के आधार पे किसी को भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो हुआ प्रिविलेज। तो 90% जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करती थी, और इन्हीं लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। और टैक्स भी दो टैक्स थे मेनली। एक वो टैक्स जो चर्च को देना पड़ता था, और एक वो टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता था। इसमें टीथे वो टैक्स था जो चर्च को देना पड़ता था। इसमें थर्ड स्टेट के लोग चर्च को टैक्स दिया करते थे। जो कैथोलिक चर्च थे यूरोपियन कंट्रीज में उस टाइम बहुत पावरफुल हुआ करते थे, चर्च बहुत पावरफुल थे। और दूसरा टैक्स था टैली। इसमें क्या था, ये टैक्स सीधे गवर्नमेंट को दिया जाता था। जो चर्च को टैक्स जाता था वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 होता था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 चर्च को जाता था। दूसरे जो टीथे जो होता था वो चर्च को देना पड़ता था लोगों को टैक्स, और ये जो टैक्स होता था ये सीधे गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और जो 60% कल्टीवेटेड लैंड थी, कल्टीवेटेड लैंड फ्रांस की, कल्टीवेटेड लैंड मीन्स वो जमीन जिसमें खेती की जाती है। 60% जो लैंड थी वो किसके पास थी, नोबल लोगों के पास और चर्च के पास। मैंने बताया कि उस टाइम चर्च बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तो ये जमीन चर्च के और नोबल लोगों के पास होती थी 60%। बाकी बहुत कम जमीनें किसानों के पास थी, पीजेंट के पास, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी फ्रांस की सोसाइटी की। फ्रांस की सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर थी वो ऐसी थी कि वो 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। फर्स्ट स्टेट्स में क्लर्जी आते थे, जो चर्च के फादर और सिस्टर, उच्च पदाधिकारी चर्च को जो बिलोंग करते थे। और नोबल लोग होते थे जिसमें उच्च वर्ग के लोग होते थे या कुलीन लोग होते थे। उनके वो बड़े पावरफुल हुआ करते थे, उनके पास ज़्यादातर ज़मीनें हुआ करती थी। तो इन लोगों को प्रिविलेज हासिल था, बर्थ के आधार पे इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो 90% पॉपुलेशन थी, वो ही सरकार को टैक्स को, चर्च को टैक्स दिया करते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो जो कॉमन लोग थे उसमें छोटे किसान थे, कामगार थे, मजदूर थे, वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूर थे, खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, अमीर लोगों के घरों में काम करने वाले मजदूर थे, है ना। वो उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ये प्रॉब्लम थी। और जो रिच लोग थे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी, और जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था फ्रांस
फ्रांस की वो बहुत ख़राब था। ये कारण रहे। दूसरे मैंने बताया था पॉलिटिकल कॉजेज में क्या था कि वहाँ पर राजा का शासन था और राजा ठीक से सरकार चला नहीं पा रहा था, शासन चला नहीं पा रहा था। तो ये कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।